क्षेत्र में पहला चुनाव प्रचार करने के लिए आया। पहली बार नामांकन भरने के समय मैंने बक्सर में रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे जिले से जो विधायक चुनकर गया हो वो राजनीतिक मंडी में बिकेगा। उससे ठीक 1 महीना पहले मेरा बिजड़ में कार्यक्रम था, कुछ मैंने दिया और निश्चित तौर पर जितने कार्य मैंने इन 14 महीने में बक्सर पंचायत में किए, उसकी जो बिका हुआ विधायक है वो भी कल्पना नहीं कर सकता था। हर मांग को माना गया। आपने देखा होगा मुझे लिस्ट पर लिस्ट दे रहे थे और मैं कह रहा था इस सेशन से ये भी शुरू हो जाएगा, वो भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मैंने अपने जिला के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और मैंने कहा जितने भी मेरे जिले में सिंगल लेन रोड है उनको डबल लेन करने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाए। उसमें ये रोड को भी हम डबल लेन करने जा रहे हैं। बक्सर मंदिर में आके जब मैंने जोर से बाबा जी के मंदिर में मत्था टेका, उसी दिन मैंने दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को कि 100 करोड़ की लागत से जोर से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको सुंदर बनाया जाएगा। सब कुछ करने के बावजूद भी, सारे काम करने के बावजूद भी मैंने कभी जीवन में भी कल्पना नहीं की थी कि हम दो एक ही जिला से आते हैं कि वो इस प्रकार दिख जाएंगे। विश्वास होता है 26 तारीख को भी हम इकट्ठा खाना खा रहे हैं, 27 तारीख को भी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और 27 तारीख को वो वोट डालने जाते हैं। नाश्ता हम इकट्ठा कर रहे हैं। उनको टीम लीडर बनाया गया है कि आपने देखना कि कोई वोट बाहर ना डाला जाए। वो क्या पता था हमें कि रात को वो टीम लीडर भी राजनीतिक मंडी में बिकेंगे। वो बिक गए। बिकने के बाद देखिए 27 को राज्यसभा की वोटिंग हुई। सीधे हरियाणा सरकार के हॉलिडे इन होटल पंचकुला में वहां चले गए। 28 तारीख को हमारा बजट प्रस्तुत होना था। 28 तारीख में बजट में हमारे पास करने के लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए थी। जब राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें अगर कोई वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को डाल देता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वोट दिखा कर डालना पड़ता है। कांग्रेस का जो एजेंट होता है उसको दिखा के डालना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंट होता है उसको दिखा के डालना पड़ता है। वोट दिखा के कांग्रेस के एजेंट को बीजेपी को डाल गए। मैं इनसे संपर्क करता रहा। मैंने कहा कोई बात है, कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं। मैंने क्या हुआ? क्यों ऐसी बात हुई? तो पता लगा जो ये सम्मान चाहते थे वो सम्मान नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी का सम्मान भरे अटैची से ये बिक गए। कोई कल्पना कर सकता है जो सुबह हमारे साथ नाश्ता कर रहा है इतने साल का लंबा? मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। अगले दिन 28 तारीख को बजट के समय भी मान बनाने की इनको कोशिश हुई, लेकिन पैसे का इतना अधिक दबाव
हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं आपके जिले का मुख्यमंत्री हूं, हमेशा लाभ ही होता है उस जिले को, और आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बजट रखा गया और बजट के समय ये लोग वहां से भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो हेलीकॉप्टर हायर किए थे वो विधानसभा परिसर के ऊपर से उड़कर अनाडेल पहुंचे। 1 पहुंचा, 2 पहुंचे, और सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे। विधानसभा का गेट जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष है राजीव बिंदल जी, वो उनको लेकर विधानसभा परिसर में आए। हमने सोचा हमारा साथ देंगे। ये 6 तो अभी कम से कम कांग्रेस के हाथ के निशान पर चुनकर गए हैं, कुछ तो शर्म करेंगे। पर जब शर्म ही बेच दी जाए और बेशर्म हो जाए, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वोट डाला भी नहीं, फिर दोबारा हेलीकॉप्टर में उड़ के पंचकुला पहुंच गए। और पंचकुला में पता लगा, मैंने बोला वो दोबारा क्यों गए? उनके तो अपने घर है, शिमला में पूरा परिवार रहता है, ऐसी क्या बात है? लालच इतना ज्यादा कि आधे ही लिए थे तो आधे ही लेकर रह जाते, लेकिन कहते कि दूसरी किस्त पंचकुला में मिली। दूसरी किस्त भी मिल गई, फिर अपने घर नहीं आए, आपके पास भी 1 महीना तक नहीं आए। आराम से भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको होटल कर रखे थे पंचकुला के ललित होटल में, वहां से होटल के अंदर, होटल के बाहर, होटल से बाहर भी नहीं जा सके। जब पैसा लिया जाता है और जब ईमान बेचा जाता है, तो जिसने पैसा दिया देता है उसी की गुलामी करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें खरीदा, उन्हीं की गुलामी करनी पड़ रही है। हमारा बजट पास हुआ। जिस जयराम ठाकुर जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के मुख्यमंत्री थे, हमीरपुर की कभी याद नहीं आई, ना कोई मंत्रिमंडल का सदस्य बना। जिस जिला से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल मुख्यमंत्री दिया, उस जिला को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस मुख्यमंत्री को भी पूछा नहीं गया। कोई योजनाएं नहीं आई। जब कांग्रेस पार्टी का आपके जिला से आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री बनता है, उसके साथ आपके विधानसभा क्षेत्र से जो चुनकर विधायक गया है, वो बेईमानी करता है, सब काम करवाने के बाद धोखा देता है। ऐसे विधायक को क्या बिके हुए जो अभी प्रत्याशी है, आप माफ करोगे? हाथ खड़ा करके बताइए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, सब कुछ दिया, पैसे का टैची इतना बड़ा था, हमारे एहसान भी भूल गए, अपना ईमान भी बेच दिया और अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचा। यही देखिए फिर क्या हुआ। हमने सरकार गिराने का षड्यंत्र के बारे में एफआईआर दर्ज की है। एक कमरे का किराया 2-2 लाख रुपया। पहले पंचकुला रुके, फिर हरिद्वार चले गए। गंगा मैया के पास बोला कि हमारे पाप दो दो, हमने तो जो सुखू जी की सरकार है वो गलती कर दी, माफ कर दो। गंगा मैया ने बोला कि तुम्हारे तो इतनी बड़ी गलती की है, इतने पाप किए कि तुम्हारे पाप से कहीं मैं ही ना मैली हो जाऊं। गंगा मैया भी उनसे नाराज होगी और फिर वो ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश जाने के बाद वो फिर गुड़गांव चले गए, होटलों में घूमते रहे।
तब इनको आपके क्षेत्र की चिंता नहीं आई, डर सता रहा था, क्योंकि आप लोगों के वोट से वो चुनकर विधायक बने हैं। जनता की सबसे बड़ी ताकत वोट होती है। हजारों साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद होता है, आजादी के बाद पिछले 70 साल से कोई हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार है तो वो वोट का अधिकार है। वोट के अधिकार से विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये वोट की ही ताकत है इस लोकतंत्र में कि आज सबको आपकी जनता की अदालत में आना पड़ता है। पर आपके वोट का सौदा कर दे, पैसों की खातिर अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेच दे और फिर पार्टी बदल दे। स्पीकर साहब हमारे बड़े ज्ञाता थे, लॉ पढ़ा हुआ था, उन्होंने कहा इन्होंने आम लोगों का बजट जो हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया है इसमें अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये डिस्क्वालीफाई हो गई। डिस्क्वालीफाई होने के बाद ये सर्वोच्च अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने अपनी विधायकी को बेचा है, आपको स्टे नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जो स्पीकर का फैसला है सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता देता है। अब करे क्या? जयराम ठाकुर जी 29 तारीख को गवर्नर साहब के पास चले गए। दर्जे जो कही था कि मेरा कोट पैंट सिलाई रखिया, कोट पैंट सिलाने का ऑर्डर भी नहीं था। दिखा सवेरे 7 बजे गवर्नर वाल चली गए। बजट पास हुआ, सेशन खत्म हुआ और मैंने उनको उस दिन भी कहा कि आपका कोट पैंट जो है वो सिला का सिला रह जाएगा। हाली भी दर्जे बन पे है। जयराम ठाकुर जी को चुनौती देने की बड़ी आदत पड़ गई है। हर चीज को चुनौती देते हैं हमें, हमारी सरकार को। पहली चुनौती उन्होंने दी कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम हम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं देंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नहीं देंगे। विधानसभा में मैं विपक्ष का एमएलए था, उन्होंने कहा कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लेनी है तो जितने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी है, जितने अधिकारी है और जिनको भविष्य में सरकार की नौकरी मिलेगी, अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं ये चुनौती देता हूं, ये पहली चुनौती उनकी। मैं एक कर्मचारी का भी बेटा हूं, आप जैसे परिवार से, जिसके परिवार में राजनीति दूर दूर तक नहीं है, किसान परिवार, कर्मचारी परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मुझे, मेरे मन में दर्द है, पीड़ा है। मैंने कहा जयराम ठाकुर ने, पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के थे, विधानसभा के परिसर में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और भविष्य में जिनको नौकरी मिलेगी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ये कहा कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैंने पहले ही कैबिनेट में उन सभी सरकारी कर्मचारी और जो भविष्य में नौकरी लगने वाले हैं को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये सबसे बड़ी बात है। आज उनका सामाजिक सुरक्षा का ढांचा को हमने महत्वता दी है। ओल्ड पेंशन स्कीम का असर देखिए, कई ऐसे कर्मचारी थे जो 2005 में रिटायर हो गए, 2006 में रिटायर हो गए। महज 250 रुपया पेंशन मिलती है, 250 रुपया।
जैसे ही हमने फैसला लागू किया, वही सरकारी अधिकारी है जो जयराम जी को पाठ पढ़ाते थे, वही सरकारी अधिकारी है जिससे मैंने काम करवाया। 2700-2800 रुपए वालों को मिलना 27,000 हो गया, 28,000 रुपया उनको पेंशन मिलता है। आज वो स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं। मैं जानता हूं मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे माताजी को आज फैमिली पेंशन मिलती है। हमारे बुजुर्गों की आदत है कि यहाँ एक जेब होती है, वो जेब से 500 रुपया निकाल कर आज भी वो मुझे देती है और कहती है मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं, मेरा पति मेरे लिए पेंशन छोड़ गया। यही नहीं, फिर आपदा आई, पूरे प्रदेश में तबाही का ऐसा मंजर था, भयंकर तबाही हुई। कई घर बह गए, कई परिवार हमको छोड़कर चले गए, कई पशु बह गए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का हम लोगों ने सामना किया 2023 में। 7 जुलाई 2023 से ये आपदा शुरू हुई। मैं नदौन विधानसभा क्षेत्र में था, मुझे पता लगा कि कुल्लू में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हर जगह हाहाकार हो रही है। मैं पूरे मंत्रिमंडल को वहां लेकर गया, पाया 2 दिन से ना कुल्लू में पीने का पानी था, ना बिजली थी, सड़कें बिल्कुल नहीं थी। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी। हमारी इच्छा शक्ति देखिए, एक सड़क ठीक होने करने को लगती है गांव की 10-10 दिन लग जाते हैं, 10-10 बार फोन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान से मुझे फोन आ रहे थे कि हमारे परिवार के लोग हैं, कृपया करके उनकी सुरक्षा कीजिए। हमने 48 घंटे में 75,000 टूरिस्टों को निकाला, 15,000 गाड़ियों को निकाला। अपने मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी, 255-95 लोग चंद्रताल में बर्फ में फंसे हुए थे, 4 से 6 फुट बर्फ फंसी लगी हुई थी। उनको -4 डिग्री में जेसीबी में बैठाकर बर्फ निकालने भेजा। क्या कोई मंत्री जेसीबी में बैठकर बर्फ निकालने जाता है? हमने भेजा ताकि उनकी जान बचा सके। उसके बाद दोबारा आपदा आई। 14 अगस्त को पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, बरसर में भी भारी नुकसान हुआ। मैं बरसर का भी मैंने दौरा किया, भोरंज का भी दौरा किया, हमीरपुर का भी दौरा किया, सुजानपुर का भी किया, नदौन का भी किया। कई घर बह गए, कई परिवार तो ऐसे थे जो रात को अपने पक्के घर में खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पता लगा कि लाशा आ गया है। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे, पीने के पानी का गिलास तक नहीं बचा, बच्चों की किताबें तक नहीं बची, वो सिर्फ अपनी जान बचा सके। कई तो ऐसे थे जो अपनी जान भी नहीं बचा सके। इस आपदा में हमने 551 लोगों को खोया। कभी भी बरसात में इतनी मौतें कभी नहीं हुई थी, पहली बार इतनी इस आपदा में हमने अपने परिवार के लोगों को खोया। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। हमने हार ना मानी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता रहा, पूछता रहा कि आप हमारी मदद कीजिए। ये आपदा कोई सरकार की नहीं है, हिमाचल की जनता की आपदा है और हमको दोनों पार्टियों को मिलकर इस आपदा का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको श्रेय देने के लिए तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक जयराम ठाकुर जी थे और इस क्षेत्र के जो सांसद थे, वो भी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़े हुए। बोला विधानसभा सेशन बुलाया जाए, हमने विधानसभा सेशन बुलाया। प्रस्ताव उन्होंने लाया, हमने सरकार ने उसका सरकारी प्रस्ताव घोषित किया। प्रस्ताव क्या लाए वो कि आपदा प्रभावित मदद के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग कीजिए। और जब प्रस्ताव में वोटिंग करने का राइट आया, वो उस पर भी नहीं खड़े हुए और उस पर भी वो भाग खड़े हुए। जो आपदा में प्रदेश के लोगों के साथ जो पार्टी नहीं खड़ी हुई, आपदा में इस क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर जी बताइए, जब प्रदेश में आपदा आई
तो क्या आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, कि एक गृह मंत्री को सिर्फ चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया में फोटो ही खिंचवा लेते कि मैं हिमाचल की जनता के लिए, हमीरपुर की जनता के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज देने की बात कर रहा हूं। कोई खड़े नहीं हुए। हमने फिर भी आपदा प्रभावित लोगों के लिए अपने संसाधनों को में कटौती करके 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। 4500 करोड़ का राहत पैकेज देने के बाद अक्टूबर में सर्दी होने लगी, मेरे पास लोग आए, कहने लगे कि हमारा तो पक्का घर था, पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाया, अरे ये दोबारा नहीं आज सारे पे बनना। मेरे साथ गले मिलकर रोते थे, हमारा पक्का घर कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। मैं सुबह जाता था, शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था, रात के 2-2 बजे तक मैं उनकी सुध लेने के लिए कानून पढ़ा करता था। और कानून पढ़ने के बाद मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए हैं। कहते प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख में पक्का घर नहीं बनता, जिंदगी भर की कमाई हमारे पक्के घर में लग जाती है, क्योंकि मैं जानता हूं। और मैंने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 22,000 के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया, और 1.5 लाख से वो सहायता राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए। ये मुझसे किसी ने मांग नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं ये दर्द मेरे सीने में था कि मैं आम परिवार से उठकर आ रहा हूं। और आपको एक और बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं। मैंने भ्रष्टाचार के 4 दरवाजों को बंद किया। जो आपका पैसा था, जो भ्रष्टाचारी लूट कर ले जाते थे, 5 साल जयराम ठाकुर जी सोए रहे, जनता का पैसा लुटाते रहे। मैंने उन 4 दरवाजों को बंद किया। 1 साल बाद, मैं खुद 2 महीने के लिए बीमार हो गया, 1 साल बाद मैंने जब अधिकारियों की बैठक बुलाई, मैंने कहा कि भ्रष्टाचार के 4 दरवाजे बंद करके, आपको नहीं पता जितने दरवाजे मैंने बंद किए हैं। मेरे खिलाफ अधिकारी भी हो गए, लेकिन मैंने कहा जनता का पैसा है, जनता को मिलना चाहिए। 2200 करोड़ रुपया का राजस्व कमाया। और 15 महीने की मैं अपनी सरकार के कार्यकाल का हिसाब किताब जनता की अदालत में इसलिए देना चाहता हूं कि जो योजनाएं मुझसे मांगी नहीं गई, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में महसूस की, छात्र जीवन की राजनीति से लेकर 20 साल विधायक रहने के बाद, मैंने वो योजनाओं को अमली जामा पहनाना शुरू किया। कोई सोच सकता था कि अनाथ बच्चे अपनी माँ को खो चुके हैं, बाप को खो चुके हैं। हमारी सरकार ने उन अनाथ बच्चों को सरकार ही माता, सरकार ही पिता लेकर गोद किया। मैं अनाथ आश्रम गया, उन बेटियों की पीड़ा को समझा जो अनाथ आश्रम में रहती है, जो अपने रिश्तेदारों के पास बेटा रहता है, उसके मन में हमेशा दर्द रहता कि मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप नहीं रहा, मुझे दिशा दिखाने वाला भी कोई नहीं रहा, मैं जिनके सहारे पड़ रहा हूँ उनका एहसान मेरी जिंदगी पर रहेगा। मैंने उनके दर्द को समझा। मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अधिकारियों की बैठक लेकर गया और मैंने उनके लिए हिंदुस्तान में की पहली ऐसी योजना, और उस योजना को कानूनी रूप देकर अनाथ बच्चों के लिए एक नई योजना लाई। आज अनाथ बच्चे 27 साल की उम्र तक उनका सब कुछ ख्याल सरकार रख रही है। ऐसे 4000 बच्चों को उसका फायदा मिलना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार हमारा बच्चा +2 के बाद पढ़ाई करना चाहता है, कोचिंग दिलाते हैं, उसी प्रकार उन बच्चों को कोचिंग के लिए अगर 1 लाख रुपया खर्चा आना पड़ेगा तो सरकार देगी। डॉक्टर बन जाएगा, उसकी फीस 1.5 लाख रुपया है, सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा सरकार देगी।
जिस तरह हम अपने बच्चे को 4,000 रुपया पॉकेट मनी देते हैं, वो पॉकेट मनी भी सरकार देगी। और जब उसने शादी करनी होगी 2 लाख शादी का देंगे, 3 लाख घर बनाने के लिए देंगे। ये योजना से 4,000 बच्चों को पैदा होगा। किसी ने मांग नहीं की मुझसे, किसी ने मांग थोड़ी की मुझसे। यही नहीं, मैंने देखा विधवा माताएं हैं, विधवा बहनें हैं, विधवा बहनों के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, अचानक पति की मृत्यु हो जाए, परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इस दूसरे बजट में मैंने सभी विधवा बहनों के बच्चों के लिए 27 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा, यानी कि उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। गांव के लोगों के पास पैसा कैसे पहुंचे, किसान कैसे सामर्थ्य हो, मैंने इसमें भी परिवर्तन किया। मिल्क फेडरेशन 32 रुपए किलो गाय का दूध लेता था, मैंने गाय के दूध का भी समर्थन मूल्य फिक्स कर दिया। मिल्क फेडरेशन अब गाय का दूध 45 रुपए किलो लेगा, 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। भैंस का दूध 55 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, उससे ज्यादा अगर उसे पैसे मिलते हैं तो वो बाजार में बेच सकता है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने फिक्स किया। जिसके घर में गाय होती है, भैंस होती है, गोबर होगा, हमने बोला गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से जो खेती करेगा, कणक उगाएगा, गेहूं उगाएगा, उसको सरकार 40 रुपए किलो खरीदेगी और मक्की 30 रुपए किलो खरीदेगी। उसमें यूरिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये हमारी सरकार ने की। ये पहली योजना, अधिकारी इसमें अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा इस दिशा में जाना है। 90% हमारे परिवार गांव में रहते हैं, हम गांव के लोग हैं। गांव के हाथ में जब तक 15 से 20 हजार रुपया महीना नहीं आएगा, ये काम नहीं कर पाएंगे। जो पशु छोड़ते हैं और गौशालाओं में पशु रहते हैं, हमने उनको भी 1200 रुपया एक गाय के पीछे हर महीने देने का इस बजट में प्रावधान किया। 1200 रुपया। मेरा कहने का मतलब कि आपने पशु छोड़ना होगा तो गौशाला में देना, उनको हम 1200 रुपया देंगे, आगे उसको और भी बढ़ाएंगे 1 महीने का, ताकि उसकी गाय माता के जो रक्षक है ना, वो तो कर नहीं पाए, हम अपनी गाय माता की सेवा करना है। और पैसा बचा। अधिकारी कहते हैं कि आपके चुनाव तो 2027 में आने हैं, आप तब बांटना। मैंने बोला हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव से 1 साल पहले आकर संस्थान खोल देते हैं, शिक्षा संस्थान खोल देते हैं, नियुक्तियां कुछ नहीं करते हैं। हम वो लोग हैं जो जनता का पैसा वो जनता में उसी वर्ष बांटने का निर्णय कर चुके हैं। और हमने अपनी बहना को 18 साल से जो हमारी बेटी अधिक उम्र की होगी, उसके जीवन में जब तक अंतिम सांस रहेगी, 90 साल 100 साल हमारी बहन जी है, हमारी बेटी जी है, उसको हर महीने 1500 रुपया हमारी सरकार देगी। 2,37,000 महिलाएं जिनको 1050 रुपये पेंशन मिलती थी, उनके अकाउंट में 1500 रुपया पड़ना शुरू हो चुका है। लाहौल स्पीति की सभी महिलाओं को 18 साल से ऊपर 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है, और यहाँ भी 1500 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। ये योजना जब एक बार शुरू होती है, कोई सरकार उसको रोक नहीं सकती। मैं आपसे कहूंगा कि आप अधिक से अधिक अपने फॉर्म भरिए। भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी महिलाओं के जो हम पेंशन 1500 रुपए दे रहे, उसको चुनौती देने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गए। कहा अभी नहीं मिलनी चाहिए, अभी इलेक्शन है। हम तो इलेक्शन को देख के काम नहीं कर रहे। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मैं सोचता इलेक्शन को देख के काम करता, हमारा इलेक्शन तो 2027 में है। वो रुकवाने चले गए, और जो महिलाओं को पेंशन 1500 रुपए मिलनी थी, उसके फॉर्म रुकवाने के लिए चुनाव आयोग के पास दस्तक दी। चुनाव आयोग ने वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया को रोक दिया। हमने उनकी अपील पर, उनकी चुनौती पर अपील की। अब चुनाव आयोग ने कहा जितनी महिलाएं हैं 18 साल के,
आप फॉर्म भर सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरिए। मैं मुख्यमंत्री हूं इस प्रदेश का, जब मैं इस मंच से ऐलान कर रहा हूं कि ये पैसा रखवा सकते हैं दिल्ली का द्वार डाल के, मैं वादा करता हूं कि जून में आपके अकाउंट में अप्रैल के भी 1500 आएंगे, मई के भी 1500 आएंगे, 3000 रुपये आएंगे। ये वादा कोई और नहीं कर रहा है, महिलाओं से तो जोर की ताली बजनी चाहिए, क्योंकि आपको और देखिए, पहले पंचायत प्रधान वार्ड पंचों का जो मानदेय था वो बढ़ता था चुनाव से 1 साल पहले। जो प्रधान बैठे होंगे, बीडीसी सदस्य बैठे होंगे, जब से मैं आया हूं आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, लंबड़दार, चौकीदार, वाटर कैरियर, मल्टीपर्पज कैरियर, मैंने सबके मानदेय बढ़ाने शुरू किए हैं हर साल। अधिकारी आगे कहते हैं कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं, अभी भूल जाएंगे लोग। मैंने बोला मैं बुलाने के लिए नहीं आया, मैं ये जनता का पैसा जनता के पास देने के लिए आया। आपका दर्द और देखा हमने। हमारी सरकार ने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, जो कोई सरकारी नौकरी में नहीं रहे हैं, किसान हैं, उनको कोई बीमारी हो जाए तो बुजुर्ग हमारे सोचते रहते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाकर पेन किलर ले लिया, दर्द हट गया, तो बोलते बड़ा खरा है डॉक्टर, दर्द हट गया। लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है, रोग बढ़ जाता है, और रोग जब बढ़ जाता है तो कोई बड़ी बीमारी हो जाती है। उस समय क्या होता है, आप अपनी जमीन रहन रखते हैं या सोसाइटी से कर्जा उठाते हैं, और आपकी जमीन भी बिक जाती है बीमारी में, और आपके पास जमीन भी नहीं रहती। हमने 70 साल से ऊपर के हिमाचल प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको 25 लाख रुपए तक के इलाज हिमाचल प्रदेश सरकार उठाए। ये 15 महीने का कार्यकाल है। हम क्या गलत कर रहे थे? हमारी सरकार को क्यों गिराना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी? आम लोगों की योजनाएं लेकर आ रही है जिसका आपको फायदा होने वाला है। कर्जे के नीचे जो प्रदेश डूबा हुआ था उसकी अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया। 20% हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। क्यों ऐसा वो करना चाह रहे थे? क्यों उन्होंने ये पैसे के दम पर सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की? क्या कारण था? क्या कारण था? इस क्षेत्र के विधायक जो बिके हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। 14 महीने पहले हाथ पर वोट मांग रहे थे, 14 महीने बाद भूल के उस पर आ गए। वो तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। उनको भी नहीं पूछा बेचारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। तो इस क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है, ना उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चलना चाहिए जो हमारे को धोखा दे सकते हैं। 500 करोड़ के काम मैंने बक्सर क्षेत्र में किए, आपके कहां होंगे? आप क्यों उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? 3.5 साल के लिए चुनाव है, 3.5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मैंने तो अपने 2 विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए तैयार किया और दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो उनके साथ और कोई लोग चले हैं, वो पूछिए हमारे क्षेत्र का काम कौन करेगा? सरकार तो 3.5 साल कांग्रेस की है, हमारे क्षेत्र का काम कौन करेगा? आपके पास रो रहे हैं, बोले मैं नई नवेलन दुल्हन हूं, सारा घर उजाड़ी के चले गए, हम दूसरी जगह चली जा। अब आपका घर भी उजड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ये बिके हुए हैं, इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है। जो बिक जाता है वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता।
हम 35-40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 20 साल मुझे विधायक बने हो गए, 76 जीवन से मैं राजनीतिक जीवन में हूं, लेकिन मैंने कभी ईमान नहीं बेचा। ये लोग आज आपके बीच आ रहे, इनकी तो जमानतें जब्त होनी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो राजनीतिक मंडी में बिके हैं। कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं होता, कार्यकर्ता हमेशा एक सेवक के रूप में एक विधायक चुनकर भेजता है। आज आपके बीच में मैं इसलिए नहीं आया कि हमारी सरकार को खतरा है, मैं इसलिए आया हूं कि जो वोट की ताकत आपकी है उसको खरीदने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती हो, हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से तो वो सरकार नहीं बना पा रहे थे, नोट के दम से विधायक गिरकर सत्ता की कुर्सी जो लोग हथियाना चाहते हैं, ऐसी पार्टी को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो क्या आप सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बोलिए, पक्का सिखाएंगे? ये लड़ाई मेरी नहीं है, ना मेरे पास धन है। मेरे पास सबसे बड़ा धन हिमाचल की जनता है। मेरे पास सबसे बड़ा धन आम आदमी है। मेरे पास सबसे बड़ा धन किसान है। मेरे पास सबसे बड़ा धन मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, युवा साथी है। और कोई धन नहीं है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रही, इस बॉडी नेशनल सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे। जो लड़का लगना चाहिए था वो लगा नहीं, बिका हुआ लग गया। ऐसी सरकार पिछले 5 साल में रही। इस क्षेत्र के सांसद को भी पूछा जाना चाहिए कि 20 साल से आप क्या कर रहे हैं, कब वो ट्रेन आएगी। अब ट्रेन आने का बहाना बोले सुखू जी देंगे पैसे, कि मैं ही पैसे दे रहे तो मैं ही ट्रेन बनाई देगी, मैं ही पैसे दे रहे तो जो क्या जो पूछना तुसा क्या जो बोल दिया, तुसा ये बोल दे कि सुखू जी सारी ट्रेन लगाई दिया। मैं बोलता कर दे, मेडिकल कॉलेज मैंने दिया और देखो कहते मेडिकल कॉलेज मैं लाया। अगर आपने लाया होता ना तो उस कॉलेज का नाम डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज नहीं रखा जाता, क्योंकि वो तो कांग्रेस के डॉक्टर राधाकृष्ण राष्ट्रपति जी थे। तो झूठ ही बोल रहे हैं भैया, झूठ तो ना बोलो। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप ये जो चुनाव 1 जून को जो होने जा रहा है, ये साधारण चुनाव नहीं है। ये देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय करेगा। और हिमाचल की जनता को देश देख रहा है, हिमाचल की जनता जागरूक है। ये चुनाव जनबल का चुनाव है, इसमें जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। तो क्या आप धनबल को हराएंगे? मैं बोलूंगा जनबल, तो आप बोलेंगे जीतेगा। जनबल जीतेगा, जनबल हारेगा, धनबल हारेगा। मैं आज अपने 2 साथियों के साथ आपके बीच में आया। सुभाष डटवाले जी है, बोलते बड़ा शरीफ है, बोलता घट है, और मेरा क्या कसूर है? हमने इनका सर्वे करवाया, शरीफ है, बोलता घट है, पर है ईमानदार। जब जनता ऐसे बोलती कि है ईमानदार, तो बेईमान की लड़ाई ईमानदारी से है, इसलिए इनको टिकट दिया गया। बेईमान ईमानदारी से टकराता रहे, झूठ सच से टकराता रहे, धर्म अधर्म से टकराता रहे, जीत ईमानदार की होती है। तो क्या आप इन्हें जिताएंगे? और डटवाल क्षेत्र में कितने सालों बाद एक आपको प्रत्याशी दिया है, ईमानदार। ईमानदार की कदर करिए, ईमानदार ही सच्चा सेवक होता है। मेरे साथी छोटे भाई है मेरे, मैंने ही इन्हें टिकट दिया है। ये नहीं लड़ना चाहते थे,
लेकिन मैला आदमी है, जहां भी मिलेगा आपके साथ बैठ जाएगा। दूसरे जो सांसद है उनके कपड़ों में दाग ना लग जाए, इनके कपड़ों में जितने मर्जी दाग लग जाए, आपकी सेवा करेगा, आपका आवाज बनकर रहेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की है। जनता जीतेगी, धन हारेगा, यही मैं चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।